भारत सरकार का जो सुगम पोर्टल है हाँ, वो ये अप्रूवल प्रोसेस को आसान बनाने के लिए है। बिल्कुल उसके जरिए एक फास्ट ट्रैक अप्रूवल का रास्ता भी बनाया गया है। तो थियोरेटिकली इसका मतलब ये है कि अगर कोई थेरेपी ग्लोबली अप्रूव होती है, मान लीजिए अमेरिका या यूरोप में, तो उसे भारतीय मरीजों तक मतलब पहले के मुकाबले जल्दी पहुंचाना मुमकिन हो सकता है। अच्छा। ये इंडियन एलजीएमडी कम्युनिटी के लिए वाकई एक बड़ी उम्मीद है। हाँ, ये जानना बहुत बहुत राहत की बात है कि रेगुलेटरी लेवल पर भी तैयारी हो रही है। अच्छा, ये सब तो हो गई साइंस, ट्रायल्स और भविष्य की उम्मीदें। लेकिन जो लोग आज एलजीएमडी के साथ जी रहे हैं, उनके और उनके परिवारों के लिए सबका क्या मतलब है? वो अभी क्या कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। जब तक कोई पक्का इलाज नहीं आ जाता, तब भी मरीज और परिवार कई जरूरी कदम उठा सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग? हाँ, एलजीएमडी कोई एक बीमारी नहीं है। इसके 30 से भी ज्यादा अलग-अलग जेनेटिक सबटाइप्स हैं। जेनेटिक टेस्ट से पता चलता है कि मरीज को कौन सा वाला एलजीएमडी है? हाँ, और ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि कई इलाज या जो ट्रायल्स चल रहे हैं, वो सब टाइप स्पेसिफिक होते हैं। मतलब वो किसी एक खास तरह के एलजीएमडी पर ही काम करते हैं। तो अपनी सही स्थिति जानना सही इलाज या सही ट्रायल चुनने में मदद करता है। समझ गया। पहला कदम अपनी कंडीशन को ठीक से जानना। और इसके बाद? दूसरा है क्लिनिकल ट्रायल्स पर नजर रखना। एक वेबसाइट है clinicaltrials.gov। ये एक ग्लोबल डेटाबेस है और भारत के लिए है CTRI, क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया। इन पर रेगुलरली चेक करते रहने से पता चल सकता है कि क्या कोई नया ट्रायल शुरू हो रहा है जो उनके लिए सही हो सकता है। और क्या इन ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। और यही तीसरा अहम कदम है, एक अच्छे न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट के संपर्क में रहना। ये डॉक्टर न सिर्फ बीमारी को मैनेज करने में मदद करते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह, बल्कि वो लेटेस्ट रिसर्च और ट्रायल्स के बारे में सबसे सही जानकारी भी दे सकते हैं। वही बता सकते हैं कि किसी ट्रायल में जाना सेफ और सही रहेगा या नहीं। और चौथा कदम शायद कम्युनिटी से जुड़ना, सपोर्ट ग्रुप्स वगैरह? हाँ बिल्कुल। चौथा और बहुत ही जरूरी कदम है पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप्स और जो रिलेटेड फाउंडेशंस है उनसे जुड़ना। ये ग्रुप्स न सिर्फ अपडेट्स देते हैं बल्कि एक कम्युनिटी वाली फीलिंग देते हैं। दूसरे मरीजों, परिवारों से जुड़ना इमोशनली बहुत ताकत देता है। अनुभव शेयर होते हैं, सलाह मिलती है। हाँ, ये जानना कि आप अकेले नहीं हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। आपने पहले जीन थेरेपी के रिस्क्स की बात की थी, सरप्टा वाले केस में। उस पर थोड़ा और बात करें, क्योंकि ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, शायद उतनी ही सावधानी भी जरूरी है। हाँ, इस पर बात करना जरूरी है क्योंकि ये सेफ्टी और एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का सवाल खड़ा करता है। देखिए, जीन थेरेपी बहुत पावरफुल तकनीक है, पर उतनी ही डेलिकेट भी है। शरीर में बाहर से जेनेटिक मटेरियल डालना आसान नहीं है, रिस्क तो है। जैसे कुछ ट्रायल्स में देखा गया, लिवर में सूजन आ सकती है या बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम ही उस थेरेपी पर अटैक कर सकता है। अच्छा। और ये रिएक्शंस कभी-कभी सीरियस हो सकते हैं। और सेफ्टी को सबसे पहले रखें। बिल्कुल। इसीलिए कोई भी क्लिनिकल ट्रायल या एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट लेने का फैसला बहुत सोच समझकर डॉक्टर से पूरी बात करके ही लेना चाहिए। मरीज और परिवार को पता होना चाहिए कि फायदे क्या हो सकते हैं और रिस्क क्या-क्या हैं। ये एक शेयर्ड डिसीजन होना चाहिए। ये सारी बातें साइंटिफिक, मेडिकल अपनी जगह बहुत जरूरी हैं, लेकिन इसका जो इंसानी पहलू है वो हम भूल नहीं सकते। जैसा कहीं लिखा था, एलजीएमडी से जूझ रहे लोग सिर्फ पेशेंट नहीं हैं, वो साहस के प्रतीक हैं। उनकी रोज की लड़ाई, उनकी हिम्मत। हाँ, और वो जो आइडिया है, एक दुनिया, एक लड़ाई, एक इलाज, ये दिखाता है कि ये लड़ाई किसी एक इंसान या देश की नहीं, सबकी है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये वाकई साइंस, कोऑपरेशन और इंसान की हिम्मत की एक असाधारण कहानी है। ये जो कोलैबोरेटिव नेचर है रिसर्च का, जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर, कंपनियां, रेगुलेटर्स और सबसे जरूरी मरीज और उनके परिवार शामिल हैं, ये अपने आप में एक उम्मीद जगाता है। सही कहा। सब लोग अपने अपने लेवल पर एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, एलजीएमडी का एक सेफ और इफेक्टिव इलाज ढूंढना। मुश्किलों के बावजूद डायरेक्शन क्लियर है, रफ्तार बनी हुई है, जो कि इंस्पायरिंग है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमारे सुनने वालों के लिए मेन टेकअवेज क्या हैं? हमने देखा कि एलजीएमडी एक सीरियस चैलेंज है, पर ग्लोबल रिसर्च तेजी से आगे बढ़ रही है। खासतौर पर ब्रिज बायो की दवा BBP-418 फेज 3 में है और एस्क बायो की जीन थेरेपी AB-1003 भी अहम स्टेज पर है।
हाँ, और हमने ये भी समझा कि जो रुकावटें या फेलियर आते हैं, जैसे सरेप्टा के केस में हुआ, वो निराशाजनक तो होते हैं पर इस लंबी प्रोसेस का हिस्सा हैं। ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मजबूत करते हैं जो आखिर में मरीजों के लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, अगर सब ठीक रहा तो शायद अगले कुछ सालों में, मतलब 2026 से 2028 के बीच इलाज उपलब्ध हो सकते हैं। और जब तक वो दिन नहीं आता, मरीज और परिवार आज भी एक्टिव रोल निभा सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग, ट्रायल्स पर नजर, एक्सपर्ट सलाह और सपोर्ट ग्रुप से जुड़कर। बिल्कुल, इलाज तक का रास्ता सीधा नहीं है। इसमें कामयाबी भी होगी, नाकामी भी, और सेफ्टी की कड़ी जांच भी। ये देखना भी अच्छा लगता है कि भारत जैसे देशों में रेगुलेटरी सिस्टम भी इन एडवांस ट्रीटमेंट्स को अपनाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ये पूरी यात्रा, ये साइंस की ताकत, इंसान की लगन और ग्लोबल सहयोग का सबूत है। आखिर में मैं बस वो उम्मीद और हिम्मत वाले मैसेज को फिर से दोहराना चाहूंगा। उन सभी योद्धाओं को सलाम जिन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। साइंस लगातार आगे बढ़ रही है और जैसा हमारे सोर्सेज बताते हैं, एक दिन इलाज जरूर आएगा और उस दिन इतिहास उन सबको याद रखेगा जिन्होंने इस लड़ाई में अपना योगदान दिया। और इस बातचीत को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो हमारे शोध से ही जुड़ा है पर हमें थोड़ा और सोचने पे मजबूर करता है। जीन थेरेपी जैसी जो नई और पावरफुल टेक्नोलॉजी हैं, वो अक्सर बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और महंगी भी। हाँ, कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल। तो जब ये लाइफ चेंजिंग इलाज हकीकत बनेंगे, तो भारत जैसे देश में जहां इतनी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, वहां इनकी बराबर पहुंच, मतलब इक्विटेबल एक्सेस, कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? इसके लिए किस तरह के सोशल स्ट्रक्चर, सरकारी नीतियां या शायद ग्लोबल कोऑपरेशन मॉडल की जरूरत पड़ेगी? ये सवाल हमें सिर्फ साइंटिफिक ब्रेक थ्रू से आगे हेल्थ केयर में इक्विटी और एक्सेस के जरूरी नैतिक और सामाजिक मुद्दों पर सोचने के लिए प्रेरित करता है।